नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और किताबों की दुनिया में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ मंजीत ठाकुर। आज हमारे गेस्ट हैं त्रिपुर दमन सिंह। त्रिपुर दमन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज़ में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। आगरा में जन्मे त्रिपुर दमन ने बारविक यूनिवर्सिटी में राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पढ़ाई की है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आधुनिक साउथ एशियन स्टडीज़ में एमफिल किया और इतिहास में पीएचडी की। वो रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी में फेलो हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में फेलो हैं और उनकी 3 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इंपीरियल सॉवरेनिटी एंड लोकल पॉलिटिक्स और 16 स्टॉर्मी डेज बहुत ही मशहूर किताबें हैं। और उनकी हाल में एक किताब प्रकाशित हुई है, नेहरू द डिबेट दैट डिफाइंड इंडिया, जो हाल ही में आई है और जिसका हिंदी अनुवाद मेरे पास मौजूद है। वो नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद के नाम से। इनके साथ में अदिल हुसैन ने भी लिखा है। तो जब भी हम बात करते हैं भारतीय संविधान की तो हमारे मन में एक बहुत पवित्रता की भावना आती है। और इनकी 2 किताबें नेहरू के आसपास घूमती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत त्रिपुर दमन सिंह आपका। कैम्ब्रिज में आप रहते हैं, भारत का मौसम बहुत ही अलग होगा वहाँ से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए मंजीत जी। और हाँ, मौसम तो अलग है लेकिन काम दोनों जगह एक ही तरह से होता है। तो अकादमिक स्तर पर तो दोनों ही जगह रहने में मज़ा आता है। मज़ा आएगा, ख़ास तौर पर जब बौद्धिक लोग जब बात करते हैं, अपने विचार पेश करते हैं और ख़ास तौर पर उनके सवालों के घेरे में कुछ बड़ी शख्सियतें भी आती हैं। इनकी 2 किताबें, जहाँ तक मैं सही हूँ, आपकी 2 किताबें नेहरू के आसपास घूमती हैं। पहला संविधान संशोधन जो हिंदी में वे 16 दिन के नाम से आया था, आई हुई है किताब, बहुत मशहूर है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। और इस पर नेहरू के बारे में त्रिपुर दमन, एक बात है कि जब भी हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में बड़ा गौरव का भाव आता है जी। और कई बार हम लोग अपने मन में अतिशयोक्तिपूर्ण भावनाएं, हिंदी में कहते हैं, कि हम लोग उसके खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ऐसा ही भाव मोर और लेस हम पंडित नेहरू को लेकर के भी रहते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं और जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे जो उनके खिलाफ बोलने वालों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करते हैं जी। एक इतिहासकार नेहरू को कहाँ देखता है? नहीं, एक इतिहासकार का ही काम ये है, अगर आप देखें तो एक निष्पक्ष तरीके से अतीत की एक समीक्षा के तरह से हम लोगों का काम है। तो हम लोग देखते हैं और जिस चीज़ पर काम करते हैं, कोशिश करते हैं, हर प्रयास करते हैं, कभी कभी संभव हो पाता है, कभी कभी संभव नहीं हो पाता है कि हम एक निष्पक्ष दृष्टि से उनको देखें। लेकिन ये भी सही है कि हम चाहे कितनी भी निष्पक्ष दृष्टि से उनको देखें, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस राजनीतिक वातावरण में हम आज अपने आप को पाते हैं, और जो भी हम लिखते हैं उसका कहीं ना कहीं केवल अगर आप देखें तो हम पीछे अगर दृष्टि डालते हैं तो वो केवल पीछे नहीं डालते, वो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास भी डाल रहे हैं। तो जो हम लिख रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं वर्तमान पर भी पड़ रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि जो अगर हम इतिहास कुछ लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आज की दुनिया में भी आके मिश्रित हो जाता है और कहीं ना कहीं उस पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है या कोई क्रिटिसिज्म होता है। तो एक तरह से तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष रहें, और उसका एक तरीका ये है जो कि मैं अपनाता हूँ, वो ये है कि हम जो हमारे सोर्सेज हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खंगालें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू पॉइंट उसमें शामिल करें, तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जी। लेकिन अभी तो ऐसा दौर है, जैसे आपने जो कहा उसके हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अभी एक ऐसा दौर है कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को अपने चाय की पत्ती की तरह उबालते हैं तो हम उसमें कलर्स देखते हैं कि कलर और फ्लेवर कैसा आ रहा है जी। अगर वो प्रचलित जो मान्यताएं हैं, जो लोग जो इमेज है, जो इमेजरी बनाई गई है, उसके खिलाफ जाता है कोई भी ऐसी कोई खोज, तो लोगों को लगता है कि ये तो हमारे हीरो पर, हमारे नायक पे आप हमला कर रहे हैं। जी। ये खतरा है इतिहास लेखन में आज? नहीं है, और 100% है। लेकिन फिर भी उसको हम प्रयत्न तो यही करते हैं कि हम जो भी कुछ कहें, अगर आलोचना करें तो तथ्यात्मक ढंग से आलोचना करें, अगर प्रशंसा करें तो कुछ दलील देकर, कुछ सबूत देकर प्रशंसा करें। तो हम लोगों का प्रयास तो ये रहता है कि हम ये करें। लेकिन फिर भी अब जो कुछ हम लिखते हैं वो हम, जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था, तो जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनसे बचा नहीं जा सकता। तो कोई उसका किसी चीज़ का कैसे उपयोग करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। तो हो सकता है किसी को ये अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा लगे, कोई उसको सत्य माने, कोई कहे नहीं बिल्कुल ही बेकार है।
तो ये खतरा रहता है, लोग ट्रोल भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर एक कदम पीछे हट के थोड़ी हम निष्पक्ष दृष्टि डालें, और तो हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, तो समीक्षा करना तो एक इतिहासकार का काम है। जी। अच्छा, सवाल करना लोकतंत्र का धर्म है, पहली शर्त है कि अगर आप लोकतंत्र में हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो लोकतंत्र की शर्तें आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पंडित नेहरू के बारे में एक बड़ी राय ये है कि वो बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्यों वाले उदारवादी किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन जो किताब है, जो वे 16 दिन की बात अगर हम कर रहे हैं, जिसमें नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन, ये किताब का पूरा टाइटल है, इसमें इस लोकतांत्रिक इमेज पर थोड़ा सा हमें शुभा होने लगता है, शक होने लगता है कि नहीं ये, तो हम दर्शकों को आप बताएं कि आखिर सिर्फ 15 महीनों के अंदर संविधान बना, लागू हुआ, और उसके 15 महीनों के अंदर क्यों पहला संशोधन करना पड़ गया? वह ये कि संविधान जब लागू हुआ था तो लोगों की बड़ी आशाएं थी, उमंगें थी, एक तरह से एक्सूबरेंस कहा जा सकता है। तो बड़ा ही आदर्शवादी संविधान अगर हम इसको कहें तो एक तरह से ये माना जा सकता है। तो जो चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का जो अंग है, वो एक बड़े आदर्शवादी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग हुई थी। तो उसके बाद जब संविधान लागू होता है तो फिर जो सरकार की नीतियां थीं, चाहे वो ज़मींदारी उन्मूलन हो, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, क्योंकि बड़ी तीखी आलोचना हो रही थी नेहरू सरकार की वामपंथियों की तरफ से भी और ये हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भी। तो उसको रोकने के लिए जो पैतरे अपनाए जाते थे तो वो ये था कि किसी अखबार ऑर्गेनाइज़र को सेंसर किया गया, जो कि आरएसएस का मुखपत्र था, और हाँ अभी भी है। और रोमेश थापर द्वारा एक वामपंथी पत्रिका चलाई जाती थी, क्रॉस रोड्स, उस पर बैन लगा। तो ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स अलग अलग विभिन्न तरह के थे जिनको इस्तेमाल किया जाता था ये करने के लिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया और वो फैसले रद्द कर दिए गए। तो इनको, नेहरू सरकार को ऐसा लगा कि हम क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उनकी डिबेट्स में तो वो आलोचना क्या कहते हैं कि फेक न्यूज़ ज़्यादा आ रही है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो उनको लगता था ये इसलिए हो रहा है कि मेरे ऊपर दबाव बने, तो मैं या तो, क्योंकि उस समय बंगाल में की बड़ी नाजुक स्थिति थी, ईस्ट पाकिस्तान से लाखों की संख्या में हिंदू शरणार्थी आ रहे थे। पाकिस्तान सरकार जो थी लियाकत अली खान की, वो दंगों को या तो रोकने में नाकाम थी या कुछ लोग मानते हैं रोकना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर बड़ा दबाव बन रहा था कि पब्लिक में बड़ा उबाल था कि कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। तो नेहरू सरकार को ये लगता था कि ये सब राइटिंग इसीलिए हो रही है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़े, जो कि वो उस समय नहीं लेना चाहते थे। उनकी बातचीत चल रही थी लियाकत अली खान से। तो अब उस बात को कैसे रोका जाए, तो उन एक रास्ता, जब वो जो कानूनी हथियार उनके पास थे, जब वो असंवैधानिक घोषित कर दिए गए, तो उनने सोचा अब इस बैलेंस को वापस, जो पुराना बैलेंस था उसको वापस रिस्टोर करने के लिए एक ही तरीका है, वो है संविधान को संशोधन किया जाए। तो ये 3 मुद्दे जब बनते गए लगभग साल भर में, तो साल भर के अंदर फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हमें संविधान में काफ़ी व्यापक बदलाव करना पड़ेगा। आपने ये भी लिखा है कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र है में उन्होंने जो वादे किए थे अपने चुनाव, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्या ये संशोधन उन वादों को पूरा करने के लिए भी किए गए थे? जी बिल्कुल किए गए थे। और ये तो उनने कहा भी था कि हम 30 के दशक से लोगों से कह रहे हैं कि हम ज़मींदारी उन्मूलन करेंगे, हम भूमिहीन लोगों को भूमि देंगे और ये आरक्षण की व्यवस्था लागू करेंगे। तो जब कहीं ना कहीं उनमें न्यायपालिका की तरफ से एक तरह से रोक लगने लगी, और रोक भी बड़ी विचित्र लगी कि वैसे ज़मींदारी उन्मूलन कानून को कहीं इतनी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। कुछ लिटिगेशन हुआ तो उत्तर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो ये पास कर दिया गया। केवल बिहार में थोड़ी दिक्कत आई। बिहार में उनको दिक्कत ये आई कि उनने जो इसके मुआवजे की दरें थी
वो एक स्केल के तहत इन्होंने तय करी थी। तो जिस पे ज़्यादा ज़मीन थी उसको कम एक दर से मुआवजा मिल रहा था, जिस पे कम ज़मीन थी उसको ज़्यादा दर से मुआवजा मिल रहा था। तो इसको जो कि समानता का इसको पटना हाई कोर्ट ने समानता के अधिकार के विपरीत पाया और उस वजह से इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ थी, इसको ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट में ही बदलाव करके इसको सही किया जा सकता था। लेकिन नेहरू सरकार को ये लगा कि ये एक ऐसी नीति है जिस पर हम प्रतिबद्ध हैं, तो इसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। तो और इसको न्यायपालिका के दायरे से ही हम बाहर निकाल लें तो ज़्यादा ठीक है। तो उस वजह से और यही बात आरक्षण को भी लेकर हुई। तो इस वजह से उनने राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन दोनों में ही काफ़ी हद तक एक छटाई कर दी, आप ये मान सकते हैं। तो क्या राजद्रोह का जो कानून था जी या है अब जी, वो कहीं चुनावी घोषणा पत्र में था, वो क्यों वापस लेके आए? वो भी पिछली तारीख से क्यों लागू किया नेहरू जी ने? वो दरअसल क्योंकि पत्रकारों पर या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए या उसको एक तरह से उसकी छटाई करने का जो कानूनी तरीका था वो छीना जा चुका था न्यायपालिका द्वारा। तो बड़ा ही एक मशहूर केस हुआ जब नेहरू के एक बड़े तीखे आलोचक थे मास्टर तारा सिंह, जो कि उस समय अकाली दल के नेता थे। तो उनको जेल में डाला गया था इसी राजद्रोह के मुकदमे में। तो जब वो पंजाब हाई कोर्ट के सामने मामला आया तो उनने ये साफ कर दिया कि संविधान जैसा है उसके अनुसार राजद्रोह अब असंवैधानिक है। तो ऐसी कोई ये कोई क्राइम नहीं रहा। और बड़े ही बहुत तीखी आलोचना करी उन्होंने सरकार की, ये कहते हुए कि ये अब नहीं माना जा सकता कि सरकार की आलोचना एक तरह से राजद्रोह है या देशद्रोह है। तो ये साफ हो गया कि इस धारा का उपयोग नहीं हो सकता है। अब ये भी साफ हो गया कि जो संशोधन वो कर रहे हैं इससे ये वापस आएगा। अब वो कहते रहे कि नहीं वापस तो आएगा लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमको कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा कानून बनाना चाहिए। लेकिन वो बातें सिर्फ बातें रह गई। और आज हम देख सकते हैं कि राजद्रोह आज भी हमारी स्टैट्यूट बुक्स में मौजूद है और उसका उपयोग भी हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जिस एंगल से आप दृष्टिकोण से देखना चाहें। देखिए, संविधान के उन्हीं निर्माताओं ने जो स्वतंत्रता के बहुत बड़े पैरोकार थे और उन्होंने अपनी ही कृति में संविधान में इन्होंने लिखा है, मैं इनकी लाइन ही कोट कर रहा हूँ, कि ये कहकर संशोधन कर दिया कि ये स्वतंत्रता अत्यधिक स्वतंत्रता है। खैर नहीं, इस पर अगर मैं आपको बोल दूं तो ये जब संशोधन हुआ तो इसके साथ साथ एक बड़ी ही विचित्र शेड्यूल तैयार हुआ, 9th शेड्यूल, जो कि इस सोच से बनाया गया कि इसमें हम जो भी कानून को, जो भी एक्ट को 9th शेड्यूल में हम इंक्लूड करते हैं वो न्यायपालिका के दायरे से बाहर चला जाएगा। तो चाहे वो कितना भी असंवैधानिक हो, चाहे वो मौलिक अधिकारों का कितना भी उल्लंघन करे, उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। तो इस पर बाद में चीफ जस्टिस रहे हिदायतुल्लाह ने एक बार मजाक में एक टिप्पणी भी कही थी अंग्रेजी में, आज इज़ दी ओनली कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इटसेल्फ। हमारा अकेला ऐसा संविधान है जिसे अपने आप से बचाना पड़ता है। तो ये अगर आप देखें तो ये केवल राजद्रोही नहीं, ये और केवल ऐसा ही नहीं कि वो कहने लगे अत्यधिक स्वतंत्रता है, वो ये भी कहने लगे कि हमें एक ऐसे प्रोविज़न की आवश्यकता है जो कि असंवैधानिक कानूनों को संवैधानिक बनाए। जी, ये जो संसदीय बहसें हैं या न्यायिक दस्तावेज़ हैं और जो विद्वानों की राय है उनके आधार पर जो किताब लिखी गई है, इसमें पंडित नेहरू हों, आम्बेडकर हों, पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन जैसे तमाम दिग्गज नेताओं के बारे में हमारे जो पारंपरिक समझ है उसको ये किताब चुनौती देती है। ये किताब जो है डायनामाइट है। वो 16 दिन आप पढ़ें उसको और उस पर फिर चर्चा करें। और साथ ही एक बात जिस पर मैं सवाल लाना चाहता हूँ त्रिपुर दमन से, कि ये भारतीय संविधान का जो उदारवादी स्वरूप है और उसकी पहली यानी जो अंतरिम सरकार थी 52 से पहले वाली सरकार, उसमें जो एक अधिनायकवादी पुट आ चुका था उस पर टिप्पणी करती है। आपने लिखा है कि सरकार 47 के बाद जो सरकार हमारी बनी थी अंतरिम सरकार, उसमें एक
अधिनायकवादी पुट था। ये अधिनायकवादी पुट क्या है? थोड़ा आप इसको अगर हम अथॉरिटेरियन कहें हाँ अंग्रेजी में। जी जी। तो नहीं आ रहा था, और आ इसीलिए रहा था क्योंकि एक तो हम ये जिस परिप्रेक्ष्य में इन लोगों का राजनीतिक जीवन निकला था, तो वो अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ लड़ते हुए निकला था। तो जिस राजनीतिक ढांचे में एक तरह से हम कह सकते हैं इनका पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ा हुआ था, और जिस राजनीतिक ढांचे की बागडोर इनके हाथ में फिर आई, सत्ता की चाबी इनको मिली, तो वो अपने आप में ही कहीं ना कहीं उसमें इस तरह का अथॉरिटेरियनिज्म पहले से बना हुआ था। क्योंकि संविधान भी अगर आप देखें तो लगभग कुछ 70-80% तो पुरानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही पर ही आधारित है। और फिर जैसा मैंने कहा, ये एक आदर्शवादी मौलिक अधिकारों का अध्याय तैयार हुआ, उसको लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था में और ये नए मौलिक अधिकार का जो अध्याय तैयार हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं टकरार होने लगी। तो अब उस समय उनके सामने ये चॉइस सामने आई कि या तो हम जिन मौलिक अधिकारों का हमने ये अध्याय तैयार किया है, बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े ही उमंग के साथ हमने इसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि हमने ऐसा संविधान बनाया है जो कि कभी इस तरह का संविधान नहीं बना, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी इसको कहा गया। या फिर जो नीतियाँ हमने बनाई हैं, चाहे वो ज़मींदारी उन्मूलन की हो, चाहे वो उस तरह के आरक्षण की हो, या जो नीतियाँ हम लागू करना चाहते हैं, जैसे उस समय हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से थोड़ी संबंध ठीक बन के रहे, हमको एक्शन ना लेना पड़े बंगाल में, कम्युनल सिचुएशन थोड़ी सही रहे उनके हिसाब से। तो अब या अगर उनको कईयों को, जैसे सरदार पटेल थे, उनको ये लगता था कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स हैं और राजद्रोह का कानून है, ये देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि ये जो हमारी जो नीतियां हैं, समाजवाद को लाने की नीतियां हैं, या जिस दृष्टिकोण से हम देश की सुरक्षा को देखते हैं, या जिस व्यवस्था से हम देश की एक तरह से सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस आदर्शवादी अध्याय में कहीं ना कहीं कटाई छटाई करनी पड़ेगी। तो ये निर्णय फिर उन्होंने लिया कि नहीं, हमारी नीतियाँ हमारे घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए हैं, ये हमारे लिए कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं और देश के लिए भी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो जिन नीतियों को हम अंजाम पर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने करा। वैसे अगर आप सोचें भी जी, तो कम लोग सोचते हैं कि स्वतंत्र भारत के सांसद ने सबसे पहला कौन सा कानून पारित किया था। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, कि लोगों को बिना चार्ज के प्रिवेंटिव डिटेंशन में 2 महीने 3 महीने का कुछ समय था मेरे ख्याल से, या शायद 6 महीने का था, आप उनको बंद कर सकते हैं केवल इसी शक पे कि ये आगे कुछ हमारे लिए गड़बड़ कर सकता है। और वो उस पर न्यायपालिका को अधिकार नहीं था कि वो आपको रिहा करे या आपका केस सुने। तो ये भी कुछ ना कुछ तो दर्शाता ही है। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अपना काम या अपना जो सोचे हुए जो लक्ष्य हैं, वो जब पूरे नहीं होते थे या उस दिशा में काम नहीं होता था, तो नेहरू जी जो है थोड़े बेसब्र हो जाते थे। आपकी किताब में एक शब्द लिखा गया है, बेसब्र और अड़ियल। क्या नेहरू जी बेसब्र और अड़ियल थे जब उनका अपना टारगेट पूरा नहीं होता था, कोई भी जो भी देश के लिए या अपने लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए जो सोच रखा? जी नहीं, बिल्कुल थे, और उनने इसको छिपाया भी नहीं। तो जब उनने अपने बारे में भी लिखा है, तो कई जगह उनने लिखा है कि मेरा व्यक्तित्व इस तरह का है। और उनके जो बायोग्राफर्स थे, चाहे वो सर्वपल्ली गोपाल हो या वॉल्टर क्रॉकर हो, सबकी लगभग एक राय है कि वो बेसब्र भी थे, अड़ियल भी थे, गुस्सैल भी थे, और डोमिनेटिंग जिसे कहा जा सकता है एक तरह से, वो भी थे। लेकिन साथ साथ उनमें ये भी था कि जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको बढ़ाने में, चलाने में उनकी रुचि भी थी। तो
कैबिनेट भी बड़े हिसाब से बैठती थी। जिन कमेटियों का गठन होना था, उनका कमेटी का गठन होना था। किसी चीज़ पर अगर चर्चा होनी थी तो वो कमेटी में भी जाती थी, चर्चा भी होती थी। संसद में भी चर्चा होती थी। ये संशोधन की अगर आप बहस देखें तो बड़े विस्तार से बहस होती थी। प्रधानमंत्री खुद उसमें बैठते थे, सुनते भी थे, बोलते भी थे। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती थी। तो अब ये जो दूसरी किताब या नई किताब है, हिंदी में नहीं है कम से कम, तो ये किताब जो है वो है भारत को परिभाषित करने वाले संवाद नेहरू। इसमें 4 संवाद हैं। इसमें डिटेल से जरा बताएं दर्शकों को कि आखिर ये किताब नेहरू को क्या थोड़े ज़्यादा सकारात्मक ढंग से पेश करती है। नहीं, सकारात्मक व्यक्ति थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। हम लोगों को ये लगा कि वैसे तो नेहरू पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हमको लगा एक उनके व्यक्तित्व को परखने के लिए और उनके विचारों को थोड़ा और करीब से जानने के लिए एक नया प्रकाश डालने के लिए उन पर इस किताब को हम लोग लिखेंगे और इस पर हम ये तरीका अपनाएंगे कि हम जो उनके संवाद हैं, जो उनके समकक्ष और नेता थे, चाहे वो विरोधी हों या मित्र हों, करीबी हों, जिनके साथ उनको एक तरह से बहस करनी पड़ती थी या अगर विचारक मुठभेड़ आप कह सकते हैं करनी पड़ती थी, जब तक उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस तरह नहीं आई थी, तो हम लोगों को लगा ये एक तरीका है उन पर एक नए तरह से प्रकाश डालने का। तो हमने इकबाल जिन्ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल को चुना कि ये कुछ ऐसे संवाद हैं, चाहे वो चीन और विदेश नीति को लेकर हों, चाहे वो धर्म और राजनीति को लेकर हों, तो ये कुछ ऐसे विवाद हैं, ऐसे संवाद हैं जो कि आज भी जीवित हैं। कहीं ना कहीं वो आज की राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं, आज की सोच को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो हमें लगा ये उन पर प्रकाश डालने का एक अच्छा तरीका होगा। आजकल के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, वो लोग कहते हैं कि नेहरू जो थे वो इस्लाम परस्त थे या मुसलमान परस्त थे और जिन्होंने देश में उनको ज़्यादा तरजीह दी उस समय जब बंटवारा हुआ था। अब आपके एक पहले अध्याय का ही शीर्षक है जिसमें मोहम्मद इकबाल और जवाहरलाल नेहरू की इस्लामी एकता और धार्मिक कट्टरता पर एक बहस है, जो पहला अध्याय है। शीर्षक है कि पंडित के लेखों से लगता है कि जैसे इस्लाम से उनका बहुत परिचय है नहीं। जी, ये इसका मतलब है कि इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि नेहरू जी को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी। जी, इकबाल को यही लगता था कि इनको इस्लाम के बारे में जानकारी इतनी नहीं है, और एक तरह से नहीं भी थी, क्योंकि जिस धर्म में पला बढ़ा है, इकबाल फिलोसोफर थे, और तो ये अंतर तो है दोनों में। लेकिन फिर और जिस मुद्दे पर इन्हें बहस शुरू करी तो वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर एक थियोलॉजी का मुद्दा जिसे कह सकते हैं, धर्म का जो मुद्दा था। इकबाल चाहते थे कि जो कादियानी होते हैं, अहमदी होते हैं, उनको गैर मुस्लिम घोषित किया जाए, जो कि बाद में 70 के दशक में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हो गया। और अंग्रेज़ी शासन जो था, भारत सरकार जो थी उस समय की, वो इस काम को करे, ये तय करे कि ये अहमदी मुसलमान नहीं है और उनको गैर मुस्लिम घोषित किया जाए। और नेहरू उस समय जेल में बंद थे। उनको जब ये आर्टिकल उनको पढ़ने को मिला मॉडर्न रिव्यू में, तो जेल से उनने सोचा कि नहीं, ये और काफ़ी आगे की सोचा कि ये वैसे तो बड़ा ही जिसे हम कहते हैं अंदरूनी मामला था ये एक मुसलमानों का, लेकिन उनने सोचा कि अगर इसको हम मान लेते हैं तो इससे ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएंगे आगे के लिए जिसका हम कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर हम सरकार को आमंत्रित करेंगे ये तय करने के लिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू नहीं है, कौन मुस्लिम नहीं है, तो फिर एक तो हम अंग्रेज़ों को ये एक नया हथियार उनके हाथ में सौंप रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो तय भी करेंगे तो वो जो कट्टरपंथी हैं, जो बड़े ही कंजर्वेटिव, चाहे आप उनको हिंदू धर्म से मान लें या मुस्लिम धर्म से मान लें, वो इसको तय करने में सरकार का योगदान करेंगे, तो उनको भी एक नई ऊर्जा एक तरह से मिलेगी, उनको समाज में एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। तो ये सोचते हुए ये संवाद शुरू हुआ था। मोहम्मद जिन्ना के साथ भी एक दूसरा चैप्टर है इसमें कि मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के बारे में एक चैप्टर है। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा क्या पाकिस्तान बनने से होगी? क्या भारत में मुसलमान
और सुरक्षित हैं, 75 साल से हैं, आबादी करीब करीब 21-22 करोड़ के आसपास है, जी। खुश भी हैं, विकास भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो आपकी पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल सही है। और अब लेकिन उनको जो संवाद हो रहा था वो कहीं ना कहीं जब 30 का दशक ऐसा था भारत की राजनीति में, जिस समय मुस्लिम लीग का राजनीतिक उदय इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। चुनाव वो बुरी तरह हार गए थे कई जगहों पर, और जो उनका एक प्रपोज़ल था कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज के उत्तर प्रदेश में, एक साझा सरकार बनाई जाए, उसको नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया था कि अगर आप सरकार में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें, अपनी पार्टी ख़त्म करें। तो और दूसरी बात ये थी कि जो यूरोप में हो रहा था, यूरोप में हम लोगों ने देखा कि एक तरह से डेमोक्रेसी फेल हो चुकी थी, और वहाँ पर ये फैशिस्ट डिक्टेटरशिप्स एकाएक बढ़ रहे थे, चाहे वो जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, पोर्चुगल में। और उससे पहले बहुत बड़ा पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो जो ये और वो माइनॉरिटी के क्वेश्चन को ही लेकर था। तो यूरोप में जो बात बन रही थी वो उस समय की ये थी कि एक जो कोई माइनॉरिटी है वो दूसरे देश में कैसे सुरक्षित रह सकती है। और ख़ास करके जर्मनी में यहूदियों का प्रश्न तो सबके सामने ही था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई। तो इनको लगता था, जिन्ना को, कि एक अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी जैसा कि कांग्रेस चाहती थी, तो जो मुसलमान हैं वो हर समय, क्योंकि नंबर्स गेम में, पीछे ही रहेंगे। लेकिन नेहरू का मानना ये था कि उनकी ये प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है। तो नेहरू की सोच में आधुनिक युग में धर्म से, मज़हब से आदमी की कोई प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये एक मुख्य रूप से इनकी टकरार थी। और अगर इकबाल को भी देखें तो इकबाल भी ये सोचते थे कि नेहरू जो कह रहे हैं कि आधुनिक युग में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, अहमियत नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, तो उसका मतलब आप लोगों से ये कह रहे हो कि आप सब लोग मिश्रित होकर एक आइडेंटिटी आप लोग लें। तो इसका मतलब पुरानी जो आइडेंटिटी है, पुराना जो आपने चोला ओढ़ा हुआ था, उसको हटा दें। लेकिन इकबाल की राय थी, अगर पुराने व्यवस्था थी, पुराना चोला था, किसी ना किसी तरह से उन लोगों ने, भाई मुसलमान इस देश में 500 साल से, 1000 साल से तो रह रहे थे, तो कुछ ना कुछ तरीका दोनों समुदायों ने ढूंढा था अपने धर्म को अपने पास रखते हुए एक साथ रहने का। गंगा जमुनी तहजीब, अब उसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहें, या हो सकता है और कोई अपने धर्म में ही उनने और कोई तरीका ढूंढा हो और कोई बातें ढूंढी हो। तो इकबाल की सोच ये थी कि अगर हम उनसे कहेंगे नहीं, आप धर्म को छोड़ो, एक नया चोला आप ओढ़ो, एक नई आइडेंटिटी मिल के आप लोग बनाओ, तो जो पुराने तौर तरीके हैं जिसकी वजह से ये कोएग्जिस्टेंस हो रहा है वो सब चले जाएंगे, कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन नेहरू की ऐसी राय नहीं थी, खैर वो अलग बात है। लेकिन नेहरू और जिन्ना में ये मुख्य रूप से एक टकरार थी कि इस बात को हम कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, आप चूँकि हमारी बातचीत का समय तो पूरा हो चुका है, लेकिन एक सवाल जो है वो मैं पूछूंगा, जो वो है कि आप जब कैम्ब्रिज से भारत को देखते हैं, एक सवाल राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है जी, कैम्ब्रिज से हमारा भारत कैसा दिखता है, क्या हम अपनी जो विरासत है, मिली जुली संस्कृति जिसकी बात हम लोग करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, यहाँ पर मुसलमान दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हैं, सुरक्षित हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो वहाँ से अब जब ऋषि सुनक वहाँ पर ऊंचे ओहदे पर हैं, तो क्या कैम्ब्रिज से भारत कैसा दिखता है? नहीं, कैम्ब्रिज से तो भारत हमेशा ही, जैसा राकेश शर्मा ने भी अंतरिक्ष से जब बोला था तो इकबाल की ही पंक्तियाँ दोहराई थी उनने, सारे जहाँ से अच्छा। तो वो तो सारे जहाँ से अच्छा उनको भी लगता था, हमको भी लगता है। और मैं प्रयत्न भी करता हूँ, प्रयास भी करता हूँ जितना समय मेरा यहाँ निकले, क्योंकि
अपने आप में इंटेलेक्चुअली भी क्योंकि मैं भारत पर ही काम करता हूँ मुख्य रूप से, तो इंटेलेक्चुअली भी बड़ी दिलचस्प जगह है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत सोचने को मिलता है, बहुत समझने को मिलता है। लेकिन कैम्ब्रिज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भारतीय इतिहास लेखन का बहुत एक गहरा जुड़ाव रहा है। तो चाहे वो पुराना कैम्ब्रिज स्कूल हो या नए सिरे से भारत की 18वीं और 19वीं शताब्दी का इतिहास भी जो नए सिरे से प्रस्तुत किया गया, वो वहीं से प्रस्तुत किया गया। उसमें मेरे जो सुपरवाइज़र थे क्रिस बेली, प्रमुख रूप से उनका एक बड़ा प्रमुख स्थान था। तो कैम्ब्रिज से भी भारत एक तरह से सारे जहाँ से ये अच्छा लगता है, और जो भारतीय इतिहास लेखन है उसकी वहाँ पर एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा ओहदा है। और ये मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल हम लोगों को भी अदा करने को मिल जाता है उसमें। आप आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपुर दमन सिंह। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ये वाली किताब लोग पढ़ें, और आपकी जो पुरानी 2 किताबें हैं, पुरानी मतलब किताबें कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन जो पहले छप चुकी हैं, वो 16 दिन, जिसके बारे में मैंने कहा कि वो एक डायनामाइट है, वो देश के हिंदी और अंग्रेज़ी जो रीडर्स हैं इंडिया के, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम व्यक्ति पूजा पर ध्यान न दें, उसको उसके गुण दोषों के साथ सहृदय तरीके से, हर व्यक्ति जो कुछ 48 अच्छे काम करेगा 50 कामों में से तो 2 शायद गलत भी कर रहा है, और हमको बहुत सहृदयता से उसको मान भी लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बातचीत में शामिल हुए, और अगली बार किताबों की दुनिया में फिर किसी मशहूर लेखक, किसी बड़े लेखक और बढ़िया विषय पर लिखने वाले शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।